हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था वर्किंग एनवायरनमेंट, जिसमें मैंने बोला था कि कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है आपके वर्क प्लेस पे, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो उस ट्रेनिंग में मेनली ट्रेनिंग कब चाहिए, वो कब कंडक्ट करानी चाहिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। डेवलप योर इनिशियल प्लान, पहले अपना इनिशियल प्लान डेवलप करो। हायर न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करो। इंट्रोड्यूस न्यू इक्विपमेंट, मटेरियल और प्रोसेस इनटू द वर्क प्लेस दैट अफेक्ट इवैक्यूएशन रूट्स। न्यू इक्विपमेंट जो आ रहे हैं या मटेरियल आ रहा है या प्रोसेसेस हैं जो सारी, इवैक्यूएशन रूट, इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि बचाव का रास्ता, बाहर निकलना। तो कहाँ से बाहर निकलना है उस टाइप, तो ये सब आपको एम्प्लॉयज़ को बताना है। चेंज द लेआउट और डिज़ाइन ऑफ द फैसिलिटी, आपको अपने लेआउट या डिज़ाइन फैसिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। रिवाइज और अपडेट योर इमरजेंसी प्रोसीजर, इट टेक्स मोर देन जस्ट विलिंग हैंड्स टू सेव लाइफ्स। को हमेशा अपना जो इमरजेंसी प्रोसीजर और प्लान है उसको रिवाइज करते रहो, अपडेट करते रहो, ताकि आपकी जो ताकि आप जो है लाइफ्स को सेव कर सको। Untrained individuals may endanger themselves and those they are trying to rescue. For this reason, it is generally wise to leave rescue work to those who are trained, equipped, and certified to conduct rescue. तो जो अनट्रेंड है उनको आप ट्रेंड करो, रेस्क्यू करने की उनको ट्रेनिंग दो। फॉर दिस रीज़न, मान लो जो कुछ अनट्रेंड है उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करो। सबको तो ट्रेन नहीं कर सकते, पर जो ट्रेंड है, वो जो अनट्रेंड इंडिविजुअल पर्सन्स हैं उनको ट्राई करो कि रेस्क्यू कर पाओ, उनको बचा पाओ। तो इट इज़ जनरली वाइज टू लीव रेस्क्यू वर्क टू दोज हु आर ट्रेंड, इक्विप्ड एंड सर्टिफाइड टू कंडक्ट रेस्क्यू। तो आप जनरली हम उन्हीं पे ही डिपेंड करते हैं कि जो ये रेस्क्यू वर्क कर सकते हैं, जो ट्रेंड होते हैं एम्प्लॉय, वेल इक्विप्ड होते हैं, जिनको इक्विपमेंट का पता है और सर्टिफाइड होते हैं कि वो रेस्क्यू कर सकते हैं, बचा सकते हैं लोगों को। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है फायर हैजार्ड्स इन द वर्क प्लेस। फायर हैजार्ड्स, देखो फायर हैजार्ड्स में क्या होता है। द फर्स्ट स्टेप टू फायर हैजार्ड इज एक्सेसिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर हैजार्ड्स विद इन योर वर्क प्लेस। सबसे पहले क्या बोला कि फायर हैजार्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि फायर हैजार्ड्स आपके वर्क प्लेस पे होने ज़रूरी हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स टू अवॉइड। तीन टाइप के हैजार्ड्स होते हैं। हैजार्ड हम बोल सकते हैं इक्विपमेंट जो बचाने के लिए यूज़ होते हैं, रेस्क्यू के लिए यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स, ठीक है, कॉम्बस्टिबल मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल, ये तीनों जो मटेरियल होते हैं ये स्पेशल इसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन 2011 एंड 2015 लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट वर द लीडिंग कॉज ऑफ स्ट्रक्चर फायर्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। 2011 से 2015 के बीच में जो इलेक्ट्रिकल और लाइटनिंग इक्विपमेंट्स थे, उनके वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी फायर्स की, कॉज ऑफ स्ट्रक्चर फायर। क्योंकि कुछ कभी शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई जिससे फायर लगने का डर रहता था। तो इलेक्ट्रिकल इशू सच एज डैमेज एक्सटेंशन कोड्स, ब्लॉक इलेक्ट्रिकल पैनल्स एंड हीटर्स एंड ओवरलोडेड सर्किट्स ऑफन लीड टू फायर्स। कई बार क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगे होते हैं, हीटर्स लगे होते हैं और ओवरलोडेड सर्किट्स होते हैं, जिससे क्या होता है ज़्यादा लोड पड़ जाता है उस पर, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर भी हो जाता है। तो फायर्स आर ऑल्सो कॉमनली कोज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इवेंट्स। तो ज़्यादातर जो फायर लगती है वो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स की वजह से ही लगती है, such as a flash. तो maintenance of power cords and other electrical events should be conducted on a regular basis. तो maintenance इन power cords की, power supply wires की, equipments की होती रहनी चाहिए। तो workplace fires are also commonly caused by improper storage of flammable material और chemical dust। देखो कई बार डस्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है, या फिर इनप्रॉपर जो फ्लेमेबल मटेरियल होता है उसकी स्टोरेज सही से नहीं रहती। तो मैनी फैसिलिटी हैंडल फ्लेमेबल लिक्विड्स सच एज solvents and paints, and there is a risk of combustible dust from coal, metals and food products such as grain। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, देखो अलग अलग डिपेंड करता है कि वर्क प्लेस आपका कैसा है। आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या कोई कंपनी में काम कर रहे हो, जिस भी टाइप का है, वहाँ अगर कोई लिक्विड है, कोई पेंट मटेरियल पड़ा है, कोई डस्ट है कोल से रिलेटेड, कोयले की कोई बचा हुआ मटेरियल है, या मेटल है कोई ऐसा, कोई फूड प्रोडक्ट है ऐसा, जैसे ग्रेन हो गया, तो उसमें वो फ्लेमेबल होता है, उसमें आग लगने का डर सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्लेमेबल एंड कम्बस्टिबल मटेरियल बोथ बर्न, दोनों के दोनों जो बर्न हो सकते हैं, जस्ट डिफरेंट फ्लैश पॉइंट्स। डिफरेंस बिटवीन बीइंग फ्लेमेबल एंड बीइंग कम्बस्टिबल इज दैट फ्लेमेबल मटेरियल हैव लो फ्लैश पॉइंट्स, लो टेम्परेचर एंड विच सरफेस वेपर्स व्हेन इग्नाइट, एंड कम्बस्टिबल मटेरियल हैव ए हाई फ्लैश पॉइंट। देखो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है।
ये मटेरियल दोनों का मतलब ये है जिसमें आग जल्दी लगती है। जो फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं उसमें जो लो फ्लैश पॉइंट होता है इतनी जल्दी नहीं होता। ठीक है। फ्लेमेबल एंड combustible इज दैट फ्लेमेबल मटेरियल हैव लो फ्लैश पॉइंट्स, लो टेम्परेचर पे वो जल्दी से आग नहीं पकड़ते। लेकिन जो combustible मटेरियल होते हैं हाई फ्लैश पॉइंट, बोथ आर डेंजरस। उसको उनका हाई फ्लैश पॉइंट होता है, उसको भी जल्दी आग लगती है। तो दोनों के दोनों बहुत डेंजरस होते हैं। उनको हैंडल करना, स्टोर करना प्रॉपरली तरीके से आपको उनको स्टोर करना अपने वर्क प्लेस पे, ताकि उसको बचा सकें हम फायर लगने से। Dust explosions in particular, dust explosions in particular are dangerous yet often overlooked high fire hazards. There must be a five elements in order for a dust explosion to occur. जैसे एग्जाम्पल डस्ट की वजह से भी होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ डस्ट, डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, डिस्पर्शन ऑफ डस्ट, डस्ट की वजह का इधर उधर फैलना, ऑक्सीजन इन द एयर, एयर जब ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, या कन्वीनमेंट होता है, या कुछ ऐसे इग्निशन सोर्स होते हैं जिन पे जल्दी से आग लगने की रहती है, मतलब जल्दी आग लगती है। तो दीज आर नोन एज डस्ट एक्सप्लोजन एंड पेंटागन। तो कम्बिस्टिक डस्ट हैजार्ड एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री एंड आर डेडली ड्यू टू फैक्ट दैट इनिशियल एक्सप्लोजन कॉमनली कॉजेज एडिशनल डस्ट टू बी डिस्पर्स्ड। तो ये इन सब चीज़ की वजह से, डस्ट की वजह से, एडिशनल डस्ट की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, विच लीड्स टू ए सेकेंडरी मोर डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो वहाँ का इन्वायरमेंट है जो ख़राब हो जाता है, फैटल इंजरीज हो जाती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज होने का डर रहता है ड्यूरिंग दिस सेकेंडरी एक्सप्लोजन। इसकी एक्सप्लोजन की वजह से, इस डस्ट एक्सप्लोजन की वजह से, जैसे ओशा रिकमेंड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव हैजार्ड्स असेसमेंट ऑफ ऑल मटेरियल। ओशा एक कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये कंपनी ब्रांड का नाम है, जो बताती है कि वो ऐसे हैजार्ड्स प्रोवाइड करती है, ऐसे डिवाइस प्रोवाइड करती है जिससे ये इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो ऑपरेशन स्पेसिस एंड पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज विद इन ए फैसिलिटी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेंजरस इवेंट। तो इस टाइप के डेंजरस इवेंट्स ना आए तो इस टाइप की हैजार्ड प्रोवाइड करवाती है ये। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल एंड इग्निशन सोर्स। OSHA 9010.13 requires that one section of each facility's fire prevention plan identifies a flammable or combustible material within the facility। देखो ये दोनों मैंने आपको बताया है, फ्लेमेबल और combustible मटेरियल क्या होता है, जिन पे आग लगने का डर सबसे ज़्यादा होता है। तो एज वेल एज पोटेंशियल इग्निशन सोर्सेज, या जो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ पे जल्दी से आग पकड़ सकता है। तो दिस मटेरियल आर क्लासिफाइड बाय रिस्क एंड आर स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू दिस फायर क्लासिफिकेशन। तो इनमें रिस्क ज़्यादा होता है, इनको किसके अकॉर्डिंग स्टोर किया जाता है, इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि ये सेफ रहें और इन पे आग लगने का जो है डर कम रहे। जैसे क्लास ए मटेरियल, जैसे कि कुछ वुड है, क्लॉथ है, पेपर्स हैं, ठीक है, ये सारे हैं जिनको बर्न होने का, जो हीट की वजह से बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं। ठीक है। क्लास बी मटेरियल और लिक्विड गैस, जैसे ग्रीस हो गई या कोई गैस मटेरियल हो गया। ठीक है, ये सारे सोर्सेज हो गए। बर्न व्हेन एक्सपोज टू इग्निशन सोर्सेज, वो भी जल्दी बर्न होते हैं। क्लास सी मटेरियल जैसे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हो गए, कोई इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, इसकी वजह से भी जल्दी से जल्दी रिस्क रहता है। क्लास डी मटेरियल, एनी मटेरियल दैट आर वोलेटाइल एंड एबल टू क्विकली इग्निट, सच एज मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो ये भी सारे क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, इधर उधर जल्दी से मूव हो जाते हैं और इनको भी आग लगने का डर जल्दी रहता है। ओपन फ्लेम्स, ओपन फ्लेम्स की वजह से, जैसे गैस ओवन हो गया, लाइटर हो गया, कुछ स्मोकिंग एरिया हो गया, या वेल्डिंग टॉर्चेज हो गई, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहता है इसके लिए। स्पार्क्स फ्रॉम वुड और मेटल सोर्स, अदर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जहाँ स्पार्क होने का डर रहता है। हीट सोर्सेज, कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जैसे इंजन्स हो गए, स्पेस हीटर्स हो गए, ओवंस हो गए, जहाँ जो हीट की वजह से स्पार्किंग करते हैं और फायर होने का डर रहता है। केमिकल इग्निशन, द केमिकल दैट कंबस्ट अंडर नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर अगर सेट नहीं है तो वो फायर लगने का डर रहता है। ठीक है। तो सिलेक्ट द, जैसे इसमें कुछ एक्सटिंग्विशर दिए हुए हैं। एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, आग बुझाने के जो डिवाइस होते हैं उनको एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो एक्सटिंग्विशर कई टाइप के होते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा आपको चाहिए, ड्राई केमिकल पाउडर वाला या कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मैकेनिकल फोम या एबीसी ड्राई पाउडर या वाटर सीओटी। तो अलग अलग टाइप हैं जो एक्सटिंग्विशर के होते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है बच्चों, देखो फायर एक्सटिंग्विशर एक क्या होता है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस होती है जिससे हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो इट इज़ द इक्विपमेंट विच कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर कंट्रोलिंग फायर्स। इससे हम फायर को इफेक्टिवली तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ए फायर एक्सटिंग्विशर इज ए सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल कंटेन्स एन एजेंट विच कैन बी डिस्चार्ज टू एक्सटिंग्विश ए फायर। एक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में होता है, वेसल बोल सकते हैं कि एक
बर्तन लगा लो या सिलेंडर के फॉर्म में होता है। इसके अंदर हम जो फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ए फायर एक्सटिंग्विशर शुड ऑलवेज बी अवेलेबल इन एरिया वेयर द पर्सन वर्क विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये ज़्यादातर वहाँ होते ही हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ काम ज़्यादा आ रहा है। जैसे नीचे आपको डायग्राम भी दिखा रखा है एक्सटिंग्विशर का। देखो इसके पॉइंट भी बता रखे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आपको क्लियर हो जाए तो इसका दिखाती हूँ। ये गोज़ है, ऊपर पिन और सील है, इसका होस है जो पकड़ने का है, नोज़ल है जहाँ से जो गैस निकलेगी जिससे वो अ, आग बुझेगी। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन टैग, टैग है ये बताया जाएगा इसको। इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी, प्रिकॉशंस दी जाएंगी। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखो पहले सेफ्टी पिन निकालेंगे। सेफ्टी पिन मैंने बताई है जो ऊपर लगी हुई है, इसके पिन एंड सील लिखा हुआ है जहाँ। पिन को निकालेंगे विच इज़ जनरली प्रेजेंट इन हैंडल। ब्रेक द सील, सील को ब्रेक करेंगे और सेफ्टी पिन को पुल करेंगे। यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर बाय स्क्वीजिंग द लीवर। अब लीवर है उसको स्क्वीज करेंगे और स्क्वीज करने पे क्या होगा, स्वीप इट फ्रॉम द स्लाइड टू साइड, और उसको स्वीप करते जाएंगे जिससे वो उसको जब खींचेंगे आप स्क्वीज करोगे तो वो स्वीप होगी साइड बाय साइड। आप उसको स्वीप करोगे, इसको प्रेस करोगे। ये देखो सबसे पहले उसने पिन ओपन किया, ठीक है। पिन ओपन करने के बाद उसने क्या किया, उस नोजल को खोला, स्क्वीज किया। फिर उसने स्क्वीज किया, स्क्वीज मतलब उस जो हैंड बटन लगा हुआ, नोजल लगा हुआ, उसको घुमाया। घुमाने से वो गैस निकली, तो गैस उसने उस पर लगाई जहाँ पे भी आग का दिख रहा है उसको, वहाँ पे उसको यूज़ किया, अप्लाई किया। फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी। आप देखो कोई भी इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी आ गई, को करंट लग गया है तो, या कोई और इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी आई है तो फर्स्ट एड क्या करना है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कोज काउंटलेस इंजरीज। बहुत सारी इंजरीज होती हैं। इंजरीज कुड भी मिनिमाइज, छोटी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हो सकती, बड़ी भी हो सकती है जिसमें लाइफ सेव ही ना हो सके। तो इफ़ प्रॉपर रेस्क्यू टेक्निक्स एंड ट्रीटमेंट आर यूज तो हम उसको अच्छे से बचा सकते हैं अगर प्रॉपर टेक्निक और ट्रीटमेंट पता हो तो। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स में होकर एट एनी टाइम और एनी प्लेस, कभी भी हो सकता है। तो टाइमली रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम इज़ ए मेजर कंसर्न। अगर आप टाइम पे विक्टिम को ट्रीटमेंट दे पाओगे तो वो बच भी सकता है। तो व्हेन एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट अकर्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मसल कैंपिंग, अ विक्टिम इज ऑफन इनकेपेबल ऑफ मूविंग और रिलीजिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मसल की वजह से हो रहा है, मसल पे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो गया है, तो विक्टिम क्या होता है, वो मूव नहीं कर पाता, रिलीज नहीं कर पाता इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को। तो क्वेश्चन शुड बी प्राइमरी, सबसे पहले क्या करना है ड्यूरिंग एनी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, देयर शुड ऑलवेज बी एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान फॉर शेड्यूल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ वर्क। एक प्लान होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को टाइम टू टाइम आप देख पाओ। सबसे पहले जैसे नेवर रश इन टू एक्सीडेंट सिचुएशन। ये कुछ टेक्निक्स है कि इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू कैसे करना है आपको। कभी भी वहाँ भीड़ भाड़ नहीं मचानी। 108 जो नंबर है उस पर कॉल करना है। अप्रोच द एक्सीडेंट प्लेस कॉशियसली। जब प्लेस है वहाँ पे अच्छे तरीके से अप्रोच करो, पहुँचो वहाँ पे। एग्जामिनिंग द सीन, पहले सीन को समझो हुआ क्या है। विजुअली एग्जामिन विक्टिम डिटरमाइन इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट विद एनर्जाइज कंडक्टर, की बहुत ज़्यादा पावर वाले को उसने हाथ लगाया है। मेटल सरफेस सब्जेक्ट नियर द विक्टिम इट सेल्फ में भी एनर्जाइज, कोई सरफेस ऐसा है मेटल जहाँ पे भी पहले से एनर्जी ज़्यादा है। यू में बिकम ए विक्टिम इफ़ यू टच एन एनर्जाइज विक्टिम और कंडक्टिव सरफेस। तो ये विक्टिम कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो अगर आपने कोई कंडक्टिव मटेरियल को, इलेक्ट्रिकल मटेरियल को हाथ लगा लिया। तो डू नॉट टच द विक्टिम और कंडक्टिव सरफेस फाइल दे आर एनर्जाइज। मान लो किसी को करंट लगा है, उसने उस कंडक्टिव मटेरियल को हाथ लगाया हो, तो आप कभी उसको टच मत करो, नहीं तो आपको भी इसके साथ करंट लग जाएगा। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल कसर, सबसे पहले क्या है, जो मेन सर्किट बोर्ड है उसका, उसको स्विच ऑफ करो ताकि जो पावर सप्लाई हो बिल्कुल ऑफ हो जाए, ताकि वो भी बच जाए और आपको भी करंट नहीं लगेगा उससे। हेजार्ड्स एंड सोल्यूशन। हेजार्ड्स और सोल्यूशन क्या होंगे इसके लिए। बी अलर्ट फॉर हेजार्ड सच एज हीटेड सरफेस एंड फायर एक्सेट्रा। इन केस यू कैन नॉट स्विच ऑफ द पावर सोर्स टेक एक्सट्रीम केयर। अगर मान लो आपको नहीं लग रहा कि पावर सोर्स कहाँ से बंद हो गया, आप नहीं स्विच ऑफ कर पा रहे हो, और भी आपको एक्सट्रीम केयर करनी है। श्योर दैट योर हैंड्स एंड फीट आर ड्राई। आपकी हैंड और फीट ड्राई होने चाहिए। या फिर अगर आप ग्लव्स मिलते हैं इसके जिससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, या शूज़ मिलते हैं वो पहनो, और क्लीन और ड्राई सरफेस पे खड़े हो। यूज़ नॉन कंडक्टिव मटेरियल टू रिमूव द विक्टिम। कोई नॉन कंडक्टिव मटेरियल यूज़ करो जिससे आप विक्टिम को हटा पाओ, जिसमें कंडक्टर ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना पास होती हो। हाई वोल्टेज रेस्क्यू। हाई वोल्टेज रेस्क्यू के लिए स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर होती है, जो हाई वोल्टेज रेस्क्यू बचाने के लिए हम किसी को करते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स एंड शूज़ मस्ट बी वोर्न। तो ये तो जरूर है ही हैं जब आपको पहले बचाना है उसको। और फर्स्ट एड क्या देना है उसको। ए विक्टिम में रिक्वायर कार्डिया प्लोमोरी
रेसु रेस्किस्टेशन मतलब सीपीआर। स्टेप टू परफॉर्म सीपीआर शोन इन फिगर। सीपीआर में क्या होता है, ये सीपीआर आपको दिखाया है। सीपीआर आपको बच्चों कई बार पता भी होगा। उसमें क्या होता है, जो आप अपने मुंह से ऑक्सीजन होती है ना, वो ऑक्सीजन लेके आप दूसरे पर्सन के मुंह में डालते हो। उससे क्या होता है, देखो जब सीपीआर देखते हो तो उसमें ऑक्सीजन की लेवल की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल की कमी कैसे, कि जब उसको करंट लगता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता। तो जब आप ऑक्सीजन अपने मुंह से लोगे, आपने अपने अंदर से नहीं, अगर आप वापस अंदर अपने अंदर से लो, जैसे सांस लेते हो आप, फिर सांस छोड़ते हो तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आपको क्या करना है, सांस लेके उसको अंदर नहीं लेके जाना, जो आपने हवा अंदर ली है